गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 द मौर्यन डायनेस्टी एंड अशोक। ये वाला लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं एक ऐसे राजा के बारे में जो वॉर से नहीं बल्कि अपने लव और काइंडनेस से लोगों के दिलों में जगह बनाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर। सबसे पहले देखिए, ये हैं सम्राट अशोक और इन्होंने ही अशोक स्तंभ बनवाया था, जिसमें अशोक चक्र था, जो कि हमारे नेशनल फ्लैग में भी देखा जा सकता है। यह है अशोक चक्र। इसमें 24 स्पोक्स होते हैं, जो कि लव, काइंडनेस, सेल्फ कंट्रोल, ये सब जो भी गुड क्वालिटीज़ है, 24 गुड क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। हम सभी जानते हैं कि हमारे नेशनल फ्लैग में बीच में एक चक्र है। तो वो चक्र कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? तो वो चक्र आया है सारनाथ पिलर से। ये है सारनाथ पिलर के ऊपर का टॉप व्यू, जिसमें देखा जा सकता है कि यहाँ पे है वो चक्र, और यहाँ पे 3 लॉयंस भी दिखाए गए हैं। ये 3 लॉयंस ब्रेवरी और करेज ये सबको डिनोट करते हैं। एक्चुअल में है ये 4, लेकिन जिस डायरेक्शन से भी हम देखेंगे हमें सिर्फ 3 ही दिखाई देते हैं, और ये हमारा नेशनल सिंबल भी है इंडिया का। हम जानते हैं कि हिस्ट्री में हमेशा ग्रेट रूलर्स जो हैं, जो वॉर को जीते हैं, जो भी साम्राज्य अपना एक्सपांड किए हैं, उसको ही याद रखता है हिस्ट्री, उसको इम्पोर्टेंट देता है। पर अशोक ऐसे नहीं थे। अशोक को लोग क्यों याद करते हैं? उनके लव के लिए, सिंपैथी के लिए और उनके कंपैशन के लिए। उन्होंने पीपल्स के हार्ट में अपनी जगह बनाई थी। इस चैप्टर में हम लोग अशोक के बारे में ही सम्राट अशोक के बारे में ही चर्चा करेंगे। पर उसके पहले चलिए जानते हैं मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत कहाँ से हुई। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत की। उनके बेटे थे बिंदुसार, और बिंदुसार के बेटे हैं अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य डायनेस्टी की नींव रखी, उन्होंने धनानंद, ये घनानंद लिखा गया है मिस्टेक से, पर है हम लोग पिछले चैप्टर में देखे थे नंद डायनेस्टी। तो उनका जो लास्ट रूलर था धनानंद, उनको डिफीट किया था और मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत की थी। धनानंद के अलावा भी उन्होंने सेलुकस निकेटर को भी हराया था, जो कि अलेक्जेंडर का जनरल था, और उन्होंने ग्रीक के जो भी किंग्स थे उनको इंडिया तक आने से भी रोका था। बाद में सेलुकस चंद्रगुप्त मौर्य के फ्रेंड बन गए थे, और सेलुकस ने मेगास्थनीज को भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। मतलब आज जैसे कि फॉरेन एम्बेसडर होते हैं, वैसे ही पहले जो सेलुलस निकेटर था, उन्होंने मेगास्थनीज को भेजा था मौर्यन दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की हेल्प से ही नंद डायनेस्टी के रूलर धनानंद को पराजित किया था। और चाणक्य ने अर्थशास्त्र नाम की एक बुक लिखी है, जो कि बहुत ही फेमस बुक है, जिसमें बताया गया है कि कैसे एक गवर्नमेंट एफिशिएंट और स्ट्रॉन्ग बनता है, और कैसे गवर्नमेंट को अपने स्टेट को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। मेगास्थनीज, जो कि सेलुलस निकेटर ने भेजा था, उन्होंने डिस्क्राइब किया है इंडिया को उनके एक बुक में इंडिका। मतलब इंडिका किसकी बुक है? तो मेगास्थनीज की बुक है। उन्होंने अपने बुक में लिखा है कि जो इंडियंस थे वो बहुत ही सिविलाइज्ड मतलब होता है सभ्य। They would not lock their houses. Mostly they live in villages and did farming. इंडिका में उन्होंने इंडियंस को डिस्क्राइब किया है कि वो सिविलाइज्ड पीपल थे। वो अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे। ताला नहीं लगाते थे मतलब कि उन्हें डर नहीं था चोरी का। मतलब यहाँ के लोग इतने सभ्य थे कि वो अपना हाउस ऐसे खुले में ही बिना ताला लगा ही छोड़ सकते, बिना किसी चोर के डर के। और सोल्जर्स वेयर पेड वेल, जो भी आर्मी में काम करता था उनको भी सैलरी अच्छी खासी मिल जाती थी। ये सब उन्होंने मेगास्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में बताई है। अब चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार ने राज किया। वो एक्सटेंड किए मौर्यन एम्पायर को बाय कॉन्क्वेरिंग सेवरल सदर्न स्टेट। साउथ के जितने भी स्टेट थे, कुछ स्टेट्स को उन्होंने एक्वायर किया और अपना साम्राज्य है उसको विस्तार किया। अब बिंदुसार के बेटे हैं अशोक, जिनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं।
तो बिंदुसार के बाद अशोक बैठे उस गद्दी में, और जब अशोक राजा बने थे तब मौर्यन एम्पायर बहुत ही बिग और पावरफुल हो चुका था। अशोक भी बहुत ही ब्रेव किंग थे, उनके पापा और ग्रैंडफादर के जैसे, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के जैसे ही अशोक भी बहुत ही ब्रेव किंग थे। उन्होंने अटैक किया कलिंग को और एडेड इट टू द एम्पायर, मतलब अशोक ने एक बैटल लड़ा कलिंग वॉर, जिसको कलिंग मतलब उस समय की उड़ीसा वाली जो जगह थी उसको पहले कलिंग बोला जाता था। तो अशोक ने कलिंग वॉर लड़ा था, और जिससे कि कलिंग वाले जो भी एरिया थे उसको अपने राज्य में शामिल कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं हम द कलिंग वॉर। अब हम पढ़ेंगे कलिंग वॉर के बारे में। यूजुअली हम देखते हैं कि किंग्स जब भी एक वॉर जीतते हैं तो बहुत ही खुश होते हैं, पर अशोक के साथ ऐसा नहीं था। अशोक ने जैसे कलिंग वॉर को जीता, फिर उन्होंने देखा कि बहुत सारे उसके सोल्जर्स मर गए, बहुत सारे को वाउंड हो गया, मतलब चोट लगी हुई थी, और बहुत सारे वुमेन और चिल्ड्रन हेल्पलेस, मतलब उनके जो पति थे या उनके जो फादर थे वो ख़त्म हो गए, तो वुमेन और चिल्ड्रंस हेल्पलेस बन गए। तो ये सब देख के वो बहुत ही वॉर को यूजलेस फील किए, मतलब वॉर करना इज़ नॉट गुड, ऐसा लगने लगा था उनको। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब से वॉर नहीं करेंगे, एंड ही अडॉप्टेड द पाथ ऑफ पीसफुल कॉन्क्वेस्ट, मतलब अब से वो वॉर नहीं करेंगे, पीसफुली कॉन्क्वेस्ट मतलब जीत, मतलब पीसफुली अगर वो विजय कर सकते हैं तो वो उसी राह पर चलेंगे, वॉर के राह पे नहीं चलेंगे। ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ धम्म मतलब धर्म की पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट करने का निर्णय लिया, और ताकि वो पीपल जो भी उनके राज्य के निवासी थे उनका हार्ट जीत सकें, मतलब उनका दिल जीत सकें, और जो कि बेनिफिशियल होगा उनके पीपल के लिए। अशोक ने अपने आइडियाज़ और फीलिंग्स रॉक्स में एनग्रेव्ड करवाना चालू किया। ये फर्स्ट रूलर होंगे जो इतनी सारी शिलालेख और अभिलेख लिखा इन्होंने। देखिए ये जो येलो कलर में है वो इनके शिलालेख का ही सेइंग्स है। ये उन्होंने प्राकृत लैंग्वेज में लिखा था, लेकिन हमारे पढ़ने के लिए इसको इंग्लिश लैंग्वेज में डिफीट किया है। तो शिलालेख क्या होता है, जैसे कोई भी पहले रॉक में कोई भी पिलर हो या रॉक हो, पत्थर हो, तो उसमें हम ऐसे खोद खोद के उसमें लिखते थे, ताकि वो आगे आने वाली जितनी भी जनरेशन्स है उनको हमारे बारे में पता चल सके, हमारे थॉट्स के बारे में पता चल सके। तो अशोक ने भी ऐसे ही किया, वो अपने थॉट्स और फीलिंग्स जो भी थे उनके उसको पिलर्स में या रॉक्स में लिखवाना चालू कर दिया। तो वैसे ही एक रॉक में उन्होंने लिखवाया था, आई वॉन कलिंग 8 years आफ्टर बिकमिंग द किंग, मैंने कलिंग जीता है 8 साल बाद, किंग बनने के 8 साल बाद। इट हैज़ मेड मी वेरी सैड, इस जीत ने मुझे बहुत ही दुखी कर दिया। क्यों दुखी कर दिया? क्योंकि बहुत सारे पीपल उसमें ख़त्म हो गए, बहुत सारे अपने स्टेट से बाहर आना पड़ा उनको, और प्रिजनर बनना पड़ा, क्योंकि वो कलिंग तो जीत चुके थे, तो कलिंग के जो भी आर्मी थी या उसके जो भी सोल्जर थे वो प्रिजनर बन चुके थे। ब्राह्मण्स एंड मॉक्स लिविंग देर आर किल्ड, मतलब जो भी ब्राह्मण्स और जो भी संत थे ये सब को भी मरना पड़ा था इस वॉर। जो फार्मर्स अपने रिलेटिव से अच्छा बिहेव करते थे, स्लेव्स लेबर ये सब से अच्छा बिहेव करते थे, उनको भी इस वॉर में मरना पड़ा। उनकी क्या गलती थी? उनकी कोई भी गलती नहीं थी, फिर भी उनको इस कलिंग वॉर में डेथ हासिल हुआ, इसलिए वो इस वॉर के बाद अच्छा फील नहीं कर रहे थे। दिस वे वॉर हैज़ बैड इफ़ेक्ट्स एंड ऑल सॉर्ट ऑफ पीपल, मतलब इस तरीके से जो वॉर रहता है वो हमेशा ही बुरा परिणाम लेके आता है, और इसने मुझे बहुत ही सैड किया, मतलब ये वॉर के बाद मैं बहुत ही सैड हूँ, ऐसा वो लिख रहे हैं अपने शिलालेख में। अब उन्होंने आगे लिखा है कि आफ्टर दिस वॉर आई हैव फॉलोड रिलीजियस प्रिंसिपल, इस वॉर के बाद उन्होंने रिलीजियस प्रिंसिपल्स फॉलो करने चालू कर दिए, और बाकियों को भी वो
रिलीजियस प्रिंसिपल को ही फॉलो करके वॉर को छोड़ने का सलाह देते हैं। आई बिलीव दैट इट इज़ बेटर टू विन विथ रिलीजन देन विथ वॉर। उनका मानना था कि वॉर से जीतने से अच्छा हम रिलीजन के सहारे जीते। कोई भी राज्य हो, साम्राज्य हो या किसी का दिल हो, वो वॉर से नहीं जीता जा सकता, वो सिर्फ लव और कंपैशन से जीता जा सकता है। आई एम गेटिंग दिस थिंग्स engraved so that even my son and grandsons do not think of going to war। उन्होंने बताया कि मैं ये सब इसलिए एनग्रेव्ड करवा रहा हूँ, ये सब इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि मेरे जो सन हैं और ग्रैंड सन हैं वो इसको पढ़े और उन्हें वॉर का अगर आइडिया भी आए तो वो उनको खारिज कर सके। तो ये था उनके जो भी शिलालेख में जो भी लिखी हुई बातें थी उसको यहाँ पे दिखाया गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। धम्म ऑफ अशोक मतलब धर्म, उनका धर्म क्या क्या सिखाता है ये हम जानेंगे। अशोक्स धम्म हैड नो गॉड और गॉडेसेस। वो जिस फिलॉसफी को मानते थे उसमें वो गॉड या गॉडेसेस देवी देवताओं को नहीं मानते थे, ना ही उसमें कोई यज्ञ या फास्टिंग होता था, व्रत ये सब कुछ नहीं होता था। नो पूजा, पूजा भी नहीं। पर मतलब ये पूजा, फास्टिंग, यज्ञ ये सब ज़रूरी नहीं है उनके धर्म को फॉलो करने के लिए। पर अगर ये सब ज़रूरी नहीं है तो कैसे धर्म कहलाया? Actually, the dreadful destruction after the Kaling War had changed the thinking of Ashoka। अशोक के थिंकिंग को उस कलिंग वॉर ने इतना इन्फ्लुएंस किया था कि उन्होंने ये गॉड गॉडेसेस पूजा ये सब में विश्वास ही नहीं रखा। बस वो ये चाहते थे कि उनके जो भी सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स मतलब जो भी पीपल हैं, वो एक दूसरे के साथ हारमोनी और पीस में रहें। अशोक considered himself as father of his subjects। He used to be very sad when he would see people talking lies, doing wrong deeds, using violence। मतलब जब भी वो अपने पीपल को मतलब उनके साम्राज्य में जो भी लोग थे उनको देखते थे गलत काम करते हुए या वायलेंस करते हुए एनिमल्स के अगेंस्ट, या फिर एक दूसरे को रिलीजन के नाम पे सुनाते हुए अगर वो देखते थे तो वो बहुत सैड हो जाते थे। He thought over these things and felt as a ruler। एज अ रूलर उनको ये लगा कि उनकी ये जिम्मेदारी है कि जो भी उनके पीपल है उनको वो राइट पाथ दिखाए, मतलब उनको समझा सके कि ये जो वायलेंस है, रॉन्ग डीड्स है, ये सब हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए फिर उन्होंने क्या किया? ही अपॉइंटेड स्पेशल ऑफिसर्स कॉल्ड धर्म महामात्र। उन्होंने धर्म महामात्र नाम का पोस्ट निकाला और उसमें ऑफिसर्स को अपॉइंट करते गया। तो वो धर्म महामात्र का काम क्या होता था कि जो भी ये पिलर्स में लिखा रहता था उसको इंटरप्रेट करना और रॉयल ऑर्डर्स मतलब अशोक के जो भी ऑर्डर्स थे उसको अपनी जनता तक पहुंचाना, ये धर्म महामात्र का काम था। अशोक ने अपना जो भी एडिक्ट्स था, एडिक्ट्स मतलब उनका ऑर्डर, ये सब को उन्होंने रॉक्स, पिलर्स ये सब में एनग्रेव्ड करवाना चालू कर दिया। एनग्रेव्ड कर मतलब उसमें लिखना चालू कर दिया। अब यहाँ पे दिया गया है एक उनका एडिक्ट मतलब उनका एक ऑर्डर, उसका एक सैंपल दिया गया है कि वो अपने ऑर्डर में लिखते हैं नो एनिमल शुड बी किल्ड हियर। कोई भी जानवर की हत्या नहीं होनी चाहिए, कोई भी सेक्रीफाइस नहीं होने चाहिए। अगर कोई एनिमल को मार रहा है रॉयल किचन के लिए, मतलब खाना जो रॉयल उनका पैलेस था वहाँ अगर खाना बनाने के लिए भी पहले बहुत सारे एनिमल्स को मार दिया जाता था, पर अब कुछ ही एनिमल्स को मारते हैं और फ्यूचर में इतने भी नहीं मारे जाएंगे। ये सब उन्होंने अपने ऑर्डर्स में लिखा था। वो आगे लिखते हैं इट इज़ गुड टू ओबे आवर पेरेंट्स, मतलब हमें अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए और हमें जनरस गुड टू बी जनरस टूवर्ड्स अवर फ्रेंड्स, रिलेटिव एंड लेबरर्स फ्रेंड्स रिलेटिव के समक्ष हमें अच्छे से व्यवहार करना चाहिए और बहुत ही कम खर्चा और सेव करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि जो भी मन में आए वो सब ले लो।
जितना हमें चाहिए, जितना ज़रूरत है सिर्फ उतना ही स्पेंड करना चाहिए और साथ ही साथ सेव भी करना चाहिए। People perform various ceremonies on several occasions. Such ceremonies should be performed, but they give little benefits. जो जनता है वहाँ की, वो बहुत सारे सेरेमनीज, जैसे किसी का बर्थडे आ गया है ना, सेवरल ओकेशंस में सेरेमनीज परफॉर्म करती थी, लेकिन वो बोलना चाह रहे हैं कि वो उससे हमें बहुत ही कम बेनिफिट होता है। देयर आर सर्टन ट्रेडिशंस विच गिव्स मोर बेनिफिट्स। उस जो भी सेरेमनीज करते हैं जनता, उनसे भी ज़्यादा अच्छा बेनिफिट देने वाला भी सर्टेन ट्रेडिशंस है। तो वो कौन कौन से हैं? विच आर दीज? तो वो हैं टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, टू ट्रीट सर्वेंट्स एंड स्लेव्स पोलाइटली। मतलब वो इसमें मोरल वैल्यू सिखा रहे हैं कि हमको एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, सर्वेंट्स और स्लेव्स से पोलाइटली बात करनी चाहिए, क्रूवल वे में एनिमल्स को ट्रीट नहीं करना चाहिए, और हमें चैरिटी करनी चाहिए। मतलब ब्राह्मण संत ये जो भी हैं उन्हें दान देना चाहिए। लास्ट पॉइंट में वो ये बताते हैं कि हमें अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट तो करनी ही चाहिए, पर दूसरे के रिलीजन को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। हमें दोनों ही रिलीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे हमारे ही कम्युनिटी को फ़ायदा है और दूसरे कम्युनिटी को भी खुशी होगी। ये सब जो भी पॉइंट्स है, ये 4 पॉइंट्स है, वो सब प्राकृत लैंग्वेज में लिखा हुआ था, जिसको अभी इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करके पढ़ रहे हैं। और प्राकृत लैंग्वेज में इसलिए लिखा गया था क्योंकि उस समय कॉमन पीपल की लैंग्वेज ही प्राकृत थी, जिससे वो समझ पाए कि डायरेक्टली वो खुद से भी पढ़ के, उस पिलर को पढ़ के, वो ये सब ऑर्डर्स थे, जो भी रॉयल ऑर्डर्स थे, एडिक्ट्स थे, उसको वो समझ सकते थे। ये देखो, इसमें दिखाया गया द एम्पायर ऑफ अशोका। बिंदुसार जो इनके पापा थे, उन्होंने पहले ही मौर्यन साम्राज्य को एक्सपांड कर दिया था, और ये जो कलिंग वाला राज है, कलिंग वाला जो एरिया है, उसको भी अशोक ने जीत लिया था। तो ये देखो, पूरा अफगानिस्तान से लेके कुछ पार्ट्स साउदर्न इंडिया के छोड़ के पूरा यहाँ तक ये पूरा हुआ करता था मौर्यन साम्राज्य। एडमिनिस्ट्रेशन। अब मौर्यन साम्राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? हमने मैप में देखा कि मौर्यन साम्राज्य मतलब अशोका का जो एम्पायर था वो बहुत ही लार्ज था। उसका कैपिटल था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र उसका कैपिटल था। पर इतने लार्ज किंगडम को एक ही रूलर रूल कर सकता है क्या? ऐसे एडमिनिस्टर कर सकता है क्या? तो ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। तो इसके लिए उन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसको बोलते थे मंत्री परिषद, उसका गठन किया था, ताकि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन हो वो ईज़िली किया जा सके। वो जो उनका एम्पायर था उसको 4 नॉर्थ में तक्षशिला, उज्जैनी वेस्ट में, साउथ में सुवर्णगिरी और तोसाबी ईस्ट में, मतलब यहाँ तक उनका एम्पायर फैला हुआ था। और ये सब चारों को प्रोविंसेस, अलग अलग प्रोविंस बना दिया गया था। और यहाँ पे देखो, पाटलिपुत्र जो है वो कैपिटल हुआ करता था मौर्यन एम्पायर का। ये जो चारों प्रोविंस थे उसको एक एक गवर्नर हेड करता था, जो होते थे कुमार, और ये कुमार रॉयल फैमिली से ही हुआ करते थे। उनके नीचे भी सेवरल ऑफिसर्स होते थे जो उनको असिस्ट करते थे उनके काम में। दे वुड कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स। वो जो ऑफिसर्स हुआ करते थे उनका काम था टैक्स को कलेक्ट करना फार्मर्स, आर्टिसंस, बिजनेसमैन से, और पनिश करना जो डिसओबे करे ऑर्डर्स ऑफ किंग। किंग के ऑर्डर को जो नहीं माने तो उनको पनिशमेंट देना भी इन ऑफिसर्स का काम हुआ करता था। इनके अलावा भी सीनियर्स ऑफिसर हुआ करते थे, जिसको बोलते हैं महामात्र। वो क्या करते थे कि पूरे किंगडम में घूम घूम के देखते थे और एडमिनिस्ट्रेशन को घूम घूम के देखते थे कि कहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से हो रहा है और कहाँ नहीं हो रहा है। अशोक ने भी कभी कभी इंटीरियर विलेज, मतलब जो गांव एकदम जो अनरीचेबल गांव है, वहाँ वो जा जा के सर्वे किया करते थे कि ऑफिसर्स काम कर रहे हैं कि नहीं, और रियल कंडीशंस, जिससे उनको अपनी जनता के बारे में पता चल सके। उन्होंने रोड बनवाया, अशोका ने रोड बनवाया विथ शेडी ट्रीज ऑन आइदर साइड्स। अभी के जैसे रोड्स होते हैं ना, बाजू बाजू में ट्री लगे रहते हैं, वैसे ही अशोका ने भी जब रोड बनवाया था तो आजू बाजू में ट्रीज बनवाए थे।
और हॉस्पिटल्स एंड इंस वर बिल्ड एंड मैनी वेल्स वेयर डग्स। बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनाए गए, बहुत सारे कुएं बनाए गए। मतलब ये उनका एडमिनिस्ट्रेशन दिखा रहा है कि वो अपना राज्य कैसे चलाया करते थे। नेक्स्ट है, अशोका फॉलोड बुद्धिज्म बट गेव रिस्पेक्ट एंड डोनेशंस टू ऑल रिलीजन। अशोका का रिलीजन उन्होंने क्या फॉलो किया, तो बुद्धिज्म, जो हम लोग पिछले क्लास में बुद्धिज्म पढ़े हैं उन्होंने वो फॉलो किया। पर इसके अलावा भी वो अलग रिलीजन्स को भी रिस्पेक्ट देते थे और उनको भी चैरिटी में डोनेशंस दिया करते थे। और अपने पीपल को भी बोलते थे कि आपको भी रिस्पेक्ट करना है जो दूसरे रिलीजन्स हैं। अशोका ने आर्टिस्ट को बहुत एनकरेज किया। जो हम वहाँ पे सारनाथ वाला जो पिलर देखे थे उसमें हमने देखा था 4 लॉयंस हैं। तो वो लॉयंस आज भी हमारे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स एंड करेंसी में देखा जा सकता है। Even today, we are reminded of Ashoka when see the statue and stone pillar of Sarnath and other places. अभी भी आज के भारत में भी अशोका की कुछ कुछ जो चीज़ें हैं, जैसे सारनाथ की वो जो एम्बलम है, जो भी सिंबल है नेशनल हमारा, तो उसमें भी अशोका की झलक दिखाई देती है। द मौर्यन डायनेस्टी कंटिन्यूड अबाउट 50 years आफ्टर अशोक। अशोक के बाद भी 50 साल तक मौर्यन डायनेस्टी चली और उसके बाद सेवरल स्मॉल किंगडम्स ने उन्हें रिप्लेस कर दिया। अशोका सारनाथ पिलर हैज़ बीन अडॉप्टेड एज अवर नेशनल एम्बलम because Ashoka's message stands for the special significance of love, peace, compassion and respect to all religions. उनका जो सारनाथ वाला जो एम्बलम है उसको हमने नेशनल एम्बलम के तरह स्वीकार किया, क्योंकि वो डिनोट करता है, वो सिग्निफाई करता है लव, पीस, कंपैशन एंड रिस्पेक्ट को, और यही आज भी हम अपने अंदर लाना चाहते हैं। बस इस चैप्टर में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।